नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए पे जिक्र करते हैं जो कि वसीयत से ही जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट जो एक बहुत ही कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है मेरे व्यूअर के द्वारा या मेरे फ्रेंड के द्वारा कि क्या कोई रजिस्टर्ड विल को चैलेंज किया जा सकता है या उसको कैसे चैलेंज करते हैं, किन ग्राउंड्स पे चैलेंज करते हैं, क्या कोई डिफरेंस है रजिस्टर्ड विल में और अनरजिस्टर्ड विल के को चैलेंज करने के मुद्दे पे, तरीके पे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने कुछ व्यूअर्स दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो हमसे ये क्वेश्चन पूछे हैं रेगुलरली, हमारे टच में होते हैं अपने कमेंट के ज़रिए या कुछ तो कांटेक्ट भी करते हैं। इनमें है मिस्टर मधुकर मरने, मिस्टर यतीश मिठानी, एमएस सुनीता गुप्ता, और मैं अपने फ्रेंड का भी नाम लेना चाहूँगा मिस्टर ओबेराय जो एडवोकेट भी हैं। उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो ब्रॉडली स्पीकिंग केवल रजिस्ट्रेशन हो जाने से विल चैलेंज प्रूफ नहीं हो जाता, और वो रजिस्ट्रेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑल या जो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज हैं उसको ख़त्म करने के लिए। मैं आपको इसके पहले कि आगे बढ़ूँ विल का मतलब बताऊँ, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिया गया है कि ये एक लीगल डिक्लेरेशन है जिसमें जो वसीयत करता है वो अपने इंटेंशन को बताता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन या उसका बंटवारा कैसे होगा। और जब भी विल का केस होता है कोर्ट में, तो कोर्ट अपने एक अंतरात्मा को सेटिस्फाई करती है कि जो विल है वो जेन्युइन है, और तभी वो उसे प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट करती है। हाँ, एक बात है कि अगर विल रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, वो ऑथेंटिक हो जाता है, लेकिन ये चैलेंज से इम्यून नहीं होता। तो एक क्वेश्चन है कि भाई क्या ग्राउंड्स हैं जिस पर हम विल को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। तो मेरी समझ से 10 बात हैं, 10 ग्राउंड्स हैं जो मैंने निकाले हैं अपने स्टडी से, जिनकी बेसिस पर विल को चैलेंज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला मैं दूंगा फ्रॉड। मोटे तौर पे फ्रॉड कोई भी ऐसा गलत काम है या क्रिमिनल धोखाधड़ी है जिसका पर्पस होता है किसी को अपने को फाइनेंशियल गेन करना या प्रॉपर्टी का गेन करना, या फ़ायदा उठाना दूसरे को परसुएट करके अपने गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा। और इसमें टेस्टेटर जो वसीयत करता होता है उसकी फ्री विल नहीं होता, वो परसुएडेड हो जाता है, धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का डिस्कशन किया था अपने वीडियो में, जिसमें राजकुमारी वर्सेज ओम प्रकाश शर्मा था, जिसमें बेटे ने अपनी मदर से ये कह के सिग्नेचर ले लिया कि वो म्यूटेशन के पर्पज़ से चाहिए, और इवन कि जो रजिस्ट्रार के सामने खड़ा किया तो उसको ये कह के किया कि वो म्यूटेशन करा रहा है प्रॉपर्टी का मदर के फेवर में। एक और भी केस है जिसमें कि एक लौता बेटा होता है किसी आदमी का, और वो बाहर रह रहा होता है, बेटा बाहर रह रहा होता है। उसको आके उस टेस्टेटर वसीयत करता का भतीजा ये बताता है कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई है, और वो इस ग्राउंड पे कि अब तुम्हारा कोई है नहीं तो मुझे विल कर दो। तो जहाँ भी इस तरह से फ्रॉड इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता है चैलेंज करने का। दूसरा है कोअर्सन, मतलब दबाव, कि किसी को प्रेशराइज करके विल करा लेना। चूँकि ज़्यादातर विल जो हैं वो कोई भी व्यक्ति एडवांस स्टेज में अपनी लाइफ के होता है, लास्ट स्टेज में होता है, तब वो करता है, तब वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो अगर जहाँ भी दबाव का है आप उसको उस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। चूँकि ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग अपनी फैमिली में रह रहे होते हैं, और जो उनका बेटा या जो भी इस तरह के लोग होते हैं वो फिड्यूसरी स्टेटस में होते हैं, एक्टिव कॉन्फिडेंस में होते हैं, वो उस पर दबाव डाल सकते हैं। तो कई बार अनड्यू इन्फ्लुएंस का शिकार होकर भी वसीयत बना दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस पर मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए हैं उसमें जिक्र भी किया है। चौथा ग्राउंड है कि कोई भी सस्पिशियस नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस जो सस्पिशियस हो, जैसे विल की बात करें तो जो उसके लीगल ईयर है, नेचुरल लीगल ईयर है, उनको एक्सक्लूड कर देना,
या अगर उसको अपने दूसरे बच्चों से भी बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है तो उसको एक्सक्लूड करके किसी एक को दे देना। तो इस तरह का जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज होता है, या सिग्नेचर से रिलेटेड हुआ कि जो सिग्नेचर है वो वेरी कर रहा है, या जो बंदा पढ़ा, जो टेस्टिटर है वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसके थंब इम्प्रेशन ले लिए गए हैं। तो इस जो सारादम्बा वाला केस मैंने डील किया था पीछे वीडियो में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डील किया था, उसमें यही केस था। तो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको। इवन कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कविता कंवर का केस था, जिसको मैंने सेकंड वीडियो में डील किया था, जिसमें कि पहले ही कविता कंवर जो होती है उसको एक फ्लोर दे दिया होता है डिफेंस कॉलोनी के एक मकान का, तो दूसरा ग्राउंड फ्लोर भी वो अपनी मदर से विल करा लेती है, जबकि उसकी मदर के अपने बेटे और अपनी बहू से बड़े अच्छे रिलेशन थे, दूसरी बेटी से भी अच्छे रिलेशन थे। तो इसी केस में कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ क्युमुलेटिव इफेक्ट भी किया था डिस्कशन, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का। पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। चूंकि मैंने जैसे कहा विल एक लीगल डिक्लेरेशन है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ तरीके दिए गए हैं जिस तरीके से ही विल एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसका अटेस्टिंग विटनेस का सिग्नेचर टेस्टेटर के प्रेजेंस में होना चाहिए, या टेस्टेटर का सिग्नेचर अटेस्टिंग विटनेस के प्रेजेंस में होना चाहिए, दो अटेस्टिंग विटनेसेस चाहिए। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन की जो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो होने चाहिए। छठा पॉइंट जो है वो है कि लैक ऑफ टेस्टेटरी इंटेंशन, मीन्स कि जो वसीयत करता है उसका इंटेंशन होना चाहिए, जिस तरीके से विल बनाया गया है उस तरीके से वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का या आगे देने का। इसमें जब भी ये ग्राउंड ले लिया जाता है तो इसमें दिखाया जाता है कि टेस्टेटर ने का रियल इंटेंशन, जो प्रॉपर्टी जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो नहीं था। और उसके बाद सातवां ग्राउंड है कि लैक ऑफ टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, मीन्स कि उसको विल बनाने की कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एज़ पर लॉ कोई भी एडल्ट 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, या दूसरी बात कि वो मेंटली साउंड होना चाहिए, कि वो किसी भी बीमारी से और या कोई ऐसी ल्यूनाटिक नहीं हो, या मेंटली कोई किसी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा हो, तो उसका मेंटल कैपेसिटी, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी भी प्रॉपर होना चाहिए। आठवां जो है कि जो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट बिल अदर देन बेनिफिशियरी, चूँकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बेनिफिशियरी को ही पता होता है उस विल के एग्जीक्यूशन का जो एक्टिव रोल प्ले करता है। इसमें आपको याद होगा, मैंने अपने एक वीडियो में महारानी होलकर के विल का डिटेल डिस्कशन किया था। उस केस का नाम है अनिल काकबर से सुमित्रा राजे। तो उस केस में क्या था कि जो अनिल काक विल लेकर आए थे वो 15 साल तक विल उनके कब्जे में था, किसी को पता नहीं था। लास्ट मोमेंट में लेकर आकर वो 15 साल के बाद उन्होंने फाइल किया था इसके प्रोबेट के लिए। तो ये बड़ा एक सर्कमस्टांसेस होता है कि जो एक्टिव रोल प्ले करता है विल की जानकारी उसी को है और किसी और को नहीं है। नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है वो है फोर्जरी। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि विल फोर्स्ड होता है। अब इसका एक बड़ा अच्छा केस है जो जिसको टेस्टेड केस नंबर 19 2000/2004 दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, जिसका नाम है संजीव कुमार मित्तल वर्सेस स्टेट। इस केस में जो विल लेकर आया था वो फोर्स्ड विल था, और इस केस में कोर्ट ने इस चीज़ को जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि फोर्स्ड विल है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी इनिशिएट किया कोर्ट ने, प्रॉपर रेलिवेंट लीगल प्रोविज़न में आईपीसी और सीपीसी सीआरपीसी की मदद लेकर। तो फोर्जरी जो विल है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। ये विल एग्जीक्यूटेड ही नहीं है, वो टेस्टेटर का है ही नहीं। उसके मरने के बाद किसी और व्यक्ति ने जो प्रोपाउंडर है विल का, वो फोर्स करके ले आया है। और 10वीं बात कि विल के केस में विल हमेशा जो प्रोबेट के लिए जाता है वो लास्ट विल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो टेस्टेटर है वो पहले विल बनाता है, उसको रिवोक कर देता है। और रिवोक करने का जैसा हमने डिस्कशन किया था अपने विल एक वीडियो में कि सेक्शन 70 इंडियन सक्सेशन एक्ट के में जो जिस तरीके से दिया हुआ है उसको रिवोक कर देता है, इवन कि ओरिजिनल को डिस्ट्रॉय करके भी विल रिवोक हो जाता है। तो क्या जो विल है वो लास्ट विल है या इसके बाद में भी कोई विल बना है? तो
ये भी एक ग्राउंड होता है, रिवोकेशन का एक ग्राउंड लिया जा सकता है विल के केस में जब भी चैलेंज किया जा रहा है। मैंने विल पे तकरीबन 13 वीडियोस बनाए हैं जिसमें हर एक वीडियो में अलग अलग एस्पेक्ट को डील किया है और हर एक केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया है, डिस्कस किया है। आपसे ये गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को देखिए जिससे कि आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए इन सब रिलेटेड से, और वीडियो जो विल को चैलेंज करने के लिए जो रेलिवेंट पॉइंट पे रेलिवेंट जजमेंट है उसका भी जिक्र आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका वीडियो लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ देखिए। हमेशा एक एडवाइजेबल होता है कि जब भी किसी विल को चैलेंज करना है तो जितनी जल्दी हो सके विल का नॉलेज हो, जो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए, और ख़ासकर इसके पहले कि वो विल एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और प्रॉपर्टी का डिस्पोजल को रोकने के लिए जैसे ही विल की जानकारी हो उसे उसको चैलेंज कर देना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मेरी समझ है कि जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज हैं वो उनको उनकी नंबरिंग नहीं की जा सकती। वो कुछ भी हो सकता है, हर एक केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज के अनुसार अलग अलग तरीके के सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज हो सकते हैं जिसकी बेसिस पर विल को चैलेंज किया जा सकता है। और जब भी विल चैलेंज हो जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश जजमेंट भी है अमरीक सिंह वाली, जिसमें कि ये है कि जब भी विल चैलेंज हो जाता है तो वो मुकदमा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी का ना हो के उसमें कोर्ट के कॉन्साइंस को सेटिस्फाई करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कोर्ट अपने कंसाइंस को सेटिस्फाई करके ही उस विल को प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट करती है। तो ये वो ग्राउंड्स थे 10 जिनको मैंने निकाला और आपसे शेयर किया, जिस ग्राउंड पे वीडियो किसी भी विल को वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। आपको देखने के लिए, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी मुद्दा है आपसे विल से जुड़ा हुआ, वसीयत से जुड़ा हुआ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए।